हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एसबीआई पीओ प्री 2024-25 का मेमोरी बेस्ड पे क्वांट का पेपर करेंगे। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि किस तरह आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए, किस तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए। इसमें हम लोग डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डीआई सॉल्व करेंगे, कैसलेट सॉल्व करेंगे, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जितने भी मतलब न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं एसबीआई पीओ प्री में, उसको सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा क्वांट का पेपर मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, मेरा अप्रोच देखना। फिर जब आप मॉक दोगे तो उस तरीके से सॉल्व करना, उससे आपके क्वांट में मार्क्स जरूर इंप्रूव होंगे। क्योंकि बहुत बच्चे मॉक्स तो देते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता है किस सीक्वेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, डीआई को कैसे सॉल्व करना चाहिए, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसलेट को कैसे सॉल्व करना चाहिए। कैसलेट में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ बेस्ट तरीका क्वांट पेपर को अटेम्प्ट करने का इन एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम लोग एक डीआई वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या दिया गया है, टेबुलर डीआई दिया गया है। ठीक है, द टेबल शोज द टोटल बुक्स फिक्शन प्लस नॉन फिक्शन। देखो 5 शॉपकीपर है, ए बी सी डी ई। ठीक है, और वो बुक्स बेचता है, फिक्शनल और नॉन फिक्शनल। तो मुझे टोटल बुक्स का इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है, और नॉन फिक्शनल बुक का इंफॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है भाई, डाटा कलेक्ट करना है शॉपकीपर ए बी सी डी ई का। टोटल बुक्स तो मुझे पता है, नॉन फिक्शनल का इंफॉर्मेशन दिया गया है तो नॉन फिक्शनल का निकाल लेंगे, फिर फिक्शनल निकाल लेंगे टोटल बुक्स में से नॉन फिक्शनल को माइनस करके। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो गाइस देखो शॉपकीपर ए का देख लेते हैं। देखो शॉपकीपर ए कितना टोटल बुक सेल करता है, 210, ये टोटल है। उसमें से देखो क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया कि 8/13 ऑफ टोटल फिक्शनल बुक। नॉन फिक्शनल बुक इसमें कितना है भाई, ए के केस में ये है 8/13 ऑफ टोटल फिक्शनल बुक। ठीक है, यानी नॉन फिक्शनल और फिक्शनल का रेशियो क्या है, शॉपकीपर ए जितना सेल करता है 8:13 है। अब देखो टोटल 210 है तो इसको 8x 13x मान लो। ठीक है, तो यानी 8x और 13x का सम कितना दिया गया है, 210 है। यानी यहां से मेरा क्या हो जाएगा, 21x कितना हो जाएगा, 210। यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा ना। तो मतलब ये कितना हो जाएगा 80, और ये कितना हो जाएगा 130। ठीक है, तो कितना फिक्शनल बुक सेल कर रहा है भाई ए, 130 यहाँ लिख लेंगे, और फिक्शनल कितना सेल कर रहा है 80। अब देखते हैं, देखो बी के केस में क्या दिया गया है, नॉन फिक्शनल बुक 378 लेस देन द टोटल फिक्शनल बुक। ठीक है, तो बी के केस में देखो टोटल बुक्स कितना है भाई 760 है, और इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है कि फिक्शनल बुक और नॉन फिक्शनल बुक का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो कितना है भाई 378 है। ठीक है, तो देखो टोटल बुक 760 है, मतलब फिक्शनल बुक और नॉन फिक्शनल बुक का सम मुझे पता है ना। टोटल बुक तो यही है, दो ही बुक है ना, तो 760 दिया गया है। तो अब यहाँ से दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो 2 टाइम्स फिक्शनल बुक कितना हो जाएगा भाई, बी का कितना हो जाएगा, ये 8 से 1138, यानी फिक्शनल बुक बी के केस में कितना हो गया 569। ठीक है, यानी इसमें कितना हो गया फिक्शनल 569। तो इसको डिफरेंस कर देंगे 760 से तो कितना हो जाएगा 191, नॉन फिक्शनल हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं सी के केस में। क्या दिया गया भाई, सी के केस में टोटल बुक कितना है 360 है, और इसमें दिया गया नॉन फिक्शनल बुक 120, डायरेक्ट ही दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ 120 लिख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 240। ठीक है, अब डी के केस में देखते हैं। देखो डी के केस में मेरा टोटल बुक कितना है 495 है ना, इसको लिख लिया। अब इसमें दिया गया है कि नॉन फिक्शनल बुक 5/9 ऑफ द टोटल बुक्स है। ठीक है, तो नॉन फिक्शनल बुक जो डी के केस में है वो 5/9 ऑफ टोटल बुक्स, टोटल बुक्स तो 495 है ना, तो ये कितना हो गया भाई 9×5=45, फिर 9×5=45, यानी 25×25 275 हो गया मेरा। यानी डी के केस में नॉन फिक्शनल बुक कितना है 275, तो ये कितना मेरा हो जाएगा 220, 220 हो जाएगा ना। अब आते हैं ई के केस में। देखो ई के केस में टोटल बुक कितना है 560 है ना, और ई के केस में दिया गया है नॉन फिक्शनल बुक 14.28% ऑफ टोटल बुक से। ठीक है, तो ई के केस में क्या दिया गया है, नॉन फिक्शनल बुक जो है वो 14.28% है ऑफ टोटल बुक्स। ठीक है, टोटल बुक्स कितना है मेरा 560 है। तो देखो आपको पता होगा ये किसका फ्रैक्शन होता है, ये तो 1/7 का होता है, ये आपको पता रहना चाहिए, अदरवाइज बहुत बच्चे इसमें टाइम वेस्ट करेंगे। ये 1/7 का फ्रैक्शन होता है। तो अब देखो ये कितना हो गया 80 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 80 हो गया, मतलब ई के केस में मेरा नॉन फिक्शनल बुक कितना है 80 है, यानी ये कितना हो जाएगा 480। ठीक है,
तो हमने डाटा कलेक्ट कर लिया है। अब इस पे जो 5 क्वेश्चन है फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो मेन देखना, डाटा कलेक्ट करते टाइम ध्यान से डाटा कलेक्ट करना। बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं या टाइम लगा देते हैं। ये सही अप्रोच है डाटा को कलेक्ट करने का डीआई में, ठीक है? अब इस पे 5 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। तो गाइज हमने डाटा कलेक्ट कर लिया। आप क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20% ऑफ द नॉन फिक्शन बुक सोल्ड बाय सी एट द रेट ऑफ ₹25, ठीक है? तो सी जो है ये 20% ऑफ द नॉन फिक्शनल बुक, तो सी कितना नॉन फिक्शनल बुक सेल कर रहा है भाई, 120, ठीक है? अब इस 120 का जो 20% है वो, ठीक है, कितना हो गया ये भाई, 24 हो गया ना? ये 24 बुक को कितने में सेल करता है भाई, रेट ₹25 पर बुक, ठीक है? और क्या कह रहा है, रेस्ट, रेस्ट कितना हो जाएगा, देखो 24 में से घटा देंगे 96 हो जाएगा। अब 96 बुक को वो कैसे बेच रहा है, ₹20 पर बुक्स, ठीक है? तो कह रहा है फाइंड द रिवेन्यू जनरेटेड बाय सी आफ्टर सेलिंग ऑल द नॉन फिक्शनल बुक, ठीक है? तो देखो 96 बुक को जो सी है वो, ये 96 इंटू 20 हो जाएगा, और 24 बुक को ये कैसे बेच रहा है, ₹25 पर बुक। तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, देखो ये, तो चक 12 के 2 1920 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 25 शून्य शून्य 25 600, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2520 क्या हो जाएगा मेरा आंसर। तो क्या आंसर हो जाएगा, 82520। चलो बचे हुए इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो गाइस अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ नॉन फिक्शनल बुक सोल्ड बाय सी एंड फिक्शनल बुक सोल्ड बाय ए, ठीक है? तो सी जितना नॉन फिक्शनल बुक सेल करता है भाई, तो सी कितना नॉन फिक्शनल बुक सेल कर रहा है, 120, और ए कितना मेरा, ये बोल रहा है फिक्शनल बुक सोल्ड बाय ए कितना फिक्शनल बुक सेल कर रहा है भाई, देखो 130, ऊपर से डाटा देख लो, ठीक है? तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 120 प्लस 130, और किसका मांग रहा है रेशियो, टू द टोटल बुक सोल्ड बाय सी एन ई टूगेदर, मतलब सी एन ई जो टोटल बुक सेल करता है उसका, सी और ई टोटल कितना सेल कर रहा है भाई, 360 प्लस 560, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 920 हो जाएगा ना? तो 920 हो जाएगा, यानी कितना हो गया ये, 250 बाई 920 हो जाएगा। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 25:92, ठीक है? तो क्या आंसर हो जाएगा मेरा, बी, 25:92 विल बी द आंसर। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फिक्शनल बुक्स सोल्ड बाय ए एंड ई इज व्हाट परसेंट ऑफ फिक्शनल बुक्स सोल्ड बाय डी एन ए अप्रोक्स। मतलब ए और ई जो है, ठीक है, ये जितना फिक्शनल बुक सेल करता है उसका एवरेज, ठीक है? पहले तो ए और ई कितना फिक्शनल बुक सेल कर रहा है भाई, 130, और ये कर रहा है 480, और ये कितना कर रहा है 480, ठीक है? तो कितना हो जाएगा, 130 प्लस 480/2, तो ये कितना हो जाएगा, 610/2 यानी 305 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये कितना परसेंट है फिक्शनल बुक सोल्ड बाय डी एंड ए टुगेदर, ठीक है? तो ए और डी टोटल कितना फिक्शनल बुक सेल कर रहा है भाई, देखो ए कितना फिक्शनल बुक सेल कर रहा है 130, और डी कितना कर रहा है 220, ठीक है? टोटल कितना हो गया, 350 हो जाएगा ना? तो कह रहा है ये 305 350 का कितना परसेंट है, तो इसको इसको कर लेंगे फटाफट कैलकुलेट। ये कितना हो जाएगा, 2 7 से चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 610/7, तो ये कितना हो जाएगा 7 8 56 5, यानी 87% अप्रॉक्स, अप्रॉक्स मांग रहा है, तो बी 87% विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो इसमें क्या कह रहा है, 14.28% ऑफ टोटल बुक सोल्ड बाय ई आर डिफेक्टिव। तो ई कितना टोटल बुक सेल कर रहा है भाई, ई टोटल 560 बुक सेल कर रहा है, उसमें कह रहा है कि 14.28% जो है वो क्या है, डिफेक्टिव है, वो क्या है, खराब है। डिफेक्टिव मतलब क्या होता है, खराब है। तो अभी आपको बताया था मैंने, 14.28% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/7 लिखते हैं, ठीक है? अब 1/7 इंटू 560 क्या है, डिफेक्टिव है, यानी 80 मेरा क्या है, डिफेक्टिव है, ठीक है? और उसमें क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो, तो आउट ऑफ दैट 20% आर नॉन फिक्शनल बुक, इसमें भी जो 20% है, 80 का 20% कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये क्या है, नॉन फिक्शनल बुक है, ठीक है? तो मतलब क्या हुआ, बचा हुआ 64 क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव में फिक्शनल बुक, ठीक है? अब कह रहा है फाइंड द डिफेक्टिव फिक्शनल बुक सोल्ड बाय ई। तो डिफेक्टिव फिक्शनल बुक तो 64 है, इज हाउ मेनी मोर और लेस देन द टोटल बुक सोल्ड बाय सी। तो सी टोटल बुक कितना सेल कर रहा है, 360, सी कितना टोटल बुक सेल कर रहा है भाई, 360। कह रहा है इस दोनों के बीच में डिफरेंस मांग रहा है, तो कितना हो जाएगा ये, 296 हो जाएगा, 296 आंसर हो जाएगा, सी विल बी द आंसर,
ठीक है, देख रहे हो कितना क्वेश्चन इजीली बन रहा है। एक बार आप डाटा कलेक्ट कर लोगे तो बस आपको फास्ट कैलकुलेशन कुछ ही सेकंड में आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस अप्रोच से आप डीआई सॉल्व करना, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स, आईपीएस पीओ प्रीलिम्स, ठीक है, आरआरबी पीओ में, तो आपको क्वेश्चन फास्ट बनेगा। चलो मूव ऑन करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो गाइज अब इसके लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ टोटल बुक सोल्ड बाय जेड, मतलब एक जेड नया शॉपकीपर का इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि ये टोटल बुक कितना सेल करता है भाई, जेड। जेड जो जितना टोटल बुक सेल करता है, इसका रेशियो टू द टोटल फिक्शनल बुक सोल्ड बाय ए, मतलब ए जितना टोटल फिक्शनल बुक कितना सेल कर रहा है भाई, ए। देख लो यहाँ से 130 है ना, ये 130 है। ये कितना दिया गया मुझे रेशियो, 23/13। तो यहाँ से फटाफट जितना जेड टोटल बुक सेल कर रहा है वो निकल जाएगा। जेड कितना टोटल बुक सेल कर रहा है भाई, 230। ठीक है, यानी जेड कितना 230 यहाँ लिख लेंगे। अब आगे क्या कह रहा है, 30% ऑफ बुक सोल्ड बाय जेड आर फिक्शनल। इसमें जो 30% है, तो 230 का 30% कितना हो जाएगा, 69 बुक जो ये सेल कर रहा है ये फिक्शनल है। ठीक है, यानी 69 बुक फिक्शनल है, तो कितना बचा हुआ कितना हो जाएगा भाई, 161 हो जाएगा ना बचा हुआ, ये नॉन फिक्शनल हो जाएगा। अब कह रहा है फाइंड द नॉन फिक्शनल बुक सोल्ड बाय जेड, यानी 161 हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। ठीक है, तो गाइज इस तरह का अप्रोच आप यूज करना, जिससे आप डीआई को फास्ट सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो अब और भी क्वेश्चन और भी डीआई आपको सॉल्व कराता हूँ, दिखाता हूँ आपको बेस्ट अप्रोच क्या है डीआई को फास्ट सॉल्व करने का। ठीक है, तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट डीआई पे, और ये आपका देख रहे हो एक ग्राफ दिया गया है और उसको पढ़ के मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पढ़ लेते हैं डायरेक्शन को अच्छे से। देखो कह रहा है ग्राफ गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कार एंड बाइक, मतलब टोटल नंबर ऑफ व्हीकल है कार और बाइक, उसको दिखाया गया है। ये जो है आपका टोटल व्हीकल है। ठीक है, और ये दूसरा क्या है भाई, ये जो है आपका टोटल नंबर ऑफ बाइक्स है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बाइक्स है। ये 5 शोरूम है, ABCDE। ठीक है, तो अब हम लोग क्या है, देखो 5 शोरूम है और टोटल व्हीकल मुझे दिया गया है और टोटल नंबर ऑफ बाइक्स दिया गया है। तो इसको हम लोग ग्राफ को अच्छे से पढ़ के डाटा कलेक्ट कर लेंगे, और नंबर ऑफ कार्स क्या हो जाएगा भाई, टोटल व्हीकल में से जितना आपका बच जाएगा बाइक का, उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्स पता चल जाएगा। तो ABCD में देख लेते हैं कितना टोटल व्हीकल और कितना बाइक है इस ग्राफ से। तो ए में कितना भाई टोटल व्हीकल है, देखो 150 है ना, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 150 है। उसमें बाइक्स कितना है भाई, अब ये ध्यान से देखना, ये 10 10 10 का गैप चल रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 बाइक्स है, यानी कार कितना हो जाएगा मेरा, 70। ठीक है, उसी तरह बी में देखोगे तो बी में कितना है, ये 190 है टोटल व्हीकल, टोटल 190 है, और ये जो मेरा टोटल बाइक्स कितना है, 100 है, यानी कार्स कितना हो जाएगा, 90। सी में कितना है भाई, सी में देखो 150 है ना, टोटल व्हीकल 150 है, और मेरा ये कितना है, बाइक कितना है, देखो ध्यान से देखना 110 है। ठीक है, यानी कार कितना हो जाएगा मेरा सी में 40। तो डी में देखोगे टोटल व्हीकल कितना है, 200 है। ठीक है, तो और ये बाइक कितना है मेरा, 160 है। ठीक है, 160 बाइक है, यानी कार कितना हो जाएगा भाई, 40 हो जाएगा। ई में देखते हैं, ई में देखो ये कितना है, 110 20 30, यानी 130 टोटल व्हीकल है, उसमें से मेरा बाइक कितना है भाई, बाइक है मेरा 70। ठीक है, तो 70 बाइक है, तो कार कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, तो अब हमने डाटा कलेक्ट कर लिया है। अब इस पे जो 5 क्वेश्चन है उसको फटाफट सॉल्व करते हैं। अब हम लोग को बस फास्ट कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो गाइस अब हमारा डाटा कलेक्ट हो गया, अब क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में आते हैं, देखो इसमें क्या बोल रहा है, इन सॉफ एफ, एक नया सॉफ एफ है। ठीक है, उसमें दिया गया है टोटल नंबर ऑफ बाइक्स जो है ये 25% ज्यादा है जितना कार्स इन ई है। तो ई में कितना कार है भाई, देखो ई में टोटल नंबर ऑफ कार्स कितना है, यहाँ से देखो आप कितना है भाई, ई में टोटल नंबर ऑफ कार 60 है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो एफ है मेरा, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ बाइक्स है ये कितना है भाई, 25% ज्यादा है, यानी 60 इंटू 125/100 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4, ये 15, यानी 75। मतलब एफ में कितना टोटल नंबर ऑफ बाइक है, 75। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, एंड टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स आर एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स इन ए एंड बी। ठीक है, तो एफ में भाई देखो, एफ में मेरा जो टोटल व्हीकल है ये कितना है, ये जितना ए और बी में टोटल व्हीकल है उसका एवरेज नंबर है। तो ए और बी में टोटल व्हीकल कितना है, ग्राफ देख सो 150 प्लस 190/2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये 340/2, यानी 170 हो जाएगा। यानी ये क्या, टोटल व्हीकल एफ में कितना 170 है, यानी कार्स कितना हो जाएगा भाई, 95 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द कार्स इन एफ इज व्हाट परसेंट मोर बाय लेस देन बाइक्स इन बी। तो बी में कितना बाइक्स है भाई, बी में बाइक्स कितना है, देखो बी में बाइक्स कितना है, 100 है ना, 100 है। तो ये कह रहा है ये जो टोटल है आपका 170, ठीक है,
तो क्या कह रहा है भाई कि एफ में जितना कार्स है, एफ में कितना कार है, 95 है, ठीक है, 95 कार है। कह रहा है ये कितना कम या ज्यादा होगा जितना बाइक्स बी में है, तो 95 माइनस 100 बाई 100 इंटू 100 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, -5%, यानी 5% लेस है, तो बी विल बी द आंसर। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ कार्स इन ए एंड बी। ए और बी में जितना एवरेज नंबर ऑफ कार्स है, ठीक है, कितना है भाई, देखो ऊपर में देखो कार्स कितना है ए और बी में, 70 और 90 है। तो 70 90 का एवरेज कितना हो जाएगा भाई, 70 प्लस 90 का एवरेज 80 हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है इसके बीच में डिफरेंस चाहिए एवरेज नंबर ऑफ बाइक्स इन सी एन ए, सी और ई में जितना मेरा बाइक्स है उसका एवरेज चाहिए। तो सी और ई में कितना बाइक्स है भाई, सी और ई में देखोगे तो 110 और 70 है, ठीक है, 110 और 70 बाइक्स है, तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा, 180/2 यानी 90। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 10। तो क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर, ठीक है। चलो इसके और भी जो क्वेश्चन है उसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो इसमें क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ सोल्ड टू अनसोल्ड बाइक्स इन डी इज 3:1, ठीक है। तो डी में टोटल नंबर ऑफ बाइक्स कितना है भाई, डी में देखो टोटल नंबर ऑफ बाइक्स कितना है, 160 है ना। अब 160 में क्या कह रहा है, सोल्ड इज टू अनसोल्ड का क्या रेशियो है, सोल्ड और अनसोल्ड मतलब जो बेचा और जो नहीं बेचा उसका रेशियो 3:1 है, ठीक है। तो यानी इसको 3x मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं, तो ये मेरा कितना है 4x, 160 के बराबर दिया गया, टोटल बाइक्स कितना है ना, यानी x का वैल्यू 40 है। तो सोल्ड कितना हो जाएगा, 120 बाइक सोल्ड है और अनसोल्ड कितना है 40 है, ठीक है। तो ये पता चल गया मुझे। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, एंड नंबर ऑफ अनसोल्ड बाइक्स इन डी इज 20% लेस देन द कार सोल्ड बाई बी। तो देखो बी के पास कितना टोटल कार है भाई, देखो यहाँ से देखो 90 है ना, इसमें कह रहा है कि जितना इसका अनसोल्ड, कितना सोल्ड कार है, ये तो ये टोटल कार्स है ना बी का, इसमें सोल्ड कितना है भाई, इसका मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि अनसोल्ड बाइक इन डी, अनसोल्ड बाइक इन डी कितना है 40 है। अब ये कह रहा है 40 जो है ये 20% लेस है, यानी 80% है ऑफ कार सोल्ड इन बी, जितना भी बी कार सोल्ड करता है, ठीक है, जितना कार सोल्ड करता है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे कार सोल्ड बी का पता चल जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 250, यानी कार सोल्ड बाई बी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। यानी बी के पास 90 कार है, इसमें ये 50 बेच देता है, तो अनसोल्ड कितना हो जाएगा, यानी 40 कार अनसोल्ड रह जाता है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द अनसोल्ड कार्स इन बी, तो अनसोल्ड कार्स इन बी कितना हो जाएगा 40 आंसर, ठीक है। तो 40 बी विल बी द आंसर। चलो मूव ऑन करते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है द कार्स बुक्ड ऑनलाइन इन ए इज 60 एंड रेस्ट बुक्ड ऑफलाइन। मतलब ए में जितना टोटल कार्स है, कितना ए में टोटल कार्स है भाई, देख लो ऊपर से, ए में कितना कार है 70 है ना, टोटल कार 70 है। इसमें से कह रहा है कि कार्स बुक्ड ऑनलाइन ए इज 60, इसमें जो 60 कार है ये ऑनलाइन बुक हुआ, ठीक है, और यानी 10 कार जो होगा ये ऑफलाइन बुक होगा, ठीक है, ये हम लोग को पता चल गया। अब कह रहा है 20% ऑफ बाई बुक्स ऑनलाइन इन ए, ठीक है। तो ए में जो है मेरा टोटल बाइक्स कितना है भाई, ए में टोटल बाइक्स कितना है ऊपर से देख लो फटाफट, ए में टोटल बाइक्स 80 है ना मेरा, 80 बाइक्स है। इसमें कह रहा है 20% जो है वो ऑनलाइन बुक किया गया, मतलब 16 बाइक्स जो है मेरा ऑनलाइन बुक किया गया, ठीक है। यानी 64 बाइक्स मेरा क्या ऑफलाइन बुक किया जाएगा टोटल, क्योंकि 80 है ना, टोटल 80 है। तो अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द व्हीकल्स बुक्ड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो टोटल व्हीकल जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बुक किया गया ए में उसका डिफरेंस चाहिए। तो ए में देखो ऑनलाइन कितना बुक किया गया है 60 प्लस 16, ठीक है। इसको माइनस पूछ रहा है ऑफलाइन में जितना टोटल बुक किया गया 10 प्लस 64, ठीक है, 10 प्लस 64, तो ये कितना हो गया 76 माइनस 74, यानी आंसर क्या हो जाएगा 2, 2 बी मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आते, देखो इसमें क्या बोल रहा है कि इफ डिफेक्टिव कार्स इन डी इज 1/8 ऑफ टोटल बाइक्स इन ए, मतलब डी में जितना मेरा डिफेक्टिव कार है, ठीक है, डिफेक्टिव कार है ये कितना है भाई 1/8 ऑफ टोटल बाइक्स इन ए, ए में जितना भी बाइक्स है, ठीक है। तो ए में कितना बाइक्स है अब ऊपर देख लो, ए में टोटल बाइक्स 80 है, ठीक है। तो 1/8 इंटू 80 हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। मतलब डी में कितना डिफेक्टिव कार है 10, तो डी में टोटल कितना कार है भाई, डी में कार्स टोटल है कितना, तो देखो ऊपर में देखो डी में टोटल कितना कार्स है 40 है, 40 है ना। अब उस 40 में क्या है, 40 कार्स में से 10 कार क्या है डिफेक्टिव है, मतलब खराब है, यानी बचा हुआ 30 क्या हो जाएगा नॉन डिफेक्टिव, अच्छा कंडीशन में होगा, ठीक है।
इतना इन्फॉर्मेशन पता चल गया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, एंड नॉन डिफेक्टिव बाइक इन डी इज 1/2 ऑफ द नॉन डिफेक्टिव कार्स इन डी। मतलब डी में देखो, मेरा डी में जो नॉन डिफेक्टिव बाइक है, मेरा नॉन डिफेक्टिव बाइक जो है, ये कितना है, 1/2 ऑफ नॉन डिफेक्टिव कार्स इन डी। तो नॉन डिफेक्टिव कार्स इन डी तो 30 है, यानी 15 जो है डी में टोटल बाइक्स कितना है भाई। डी में जो मेरा टोटल बाइक्स है वो पहले ये देख लेते हैं कितना है। डी में देखो टोटल बाइक्स कितना है, 160 है ना। 160 बाइक्स में से कह रहा है कि कितना खराब है, नॉन डिफेक्टिव कितना है, 15 है। ये नॉन डिफेक्टिव है, मतलब इतना खराब नहीं है, यानी बचा हुआ कितना हो जाएगा, खराब है। 140 मेरा क्या है, डिफेक्टिव है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल डिफेक्टिव व्हीकल्स इन डी। तो डी में टोटल खराब जो व्हीकल है, कार और बाइक, वो मुझे बताना है। तो डी में देखो 10 जो है, ये क्या है, मेरा डिफेक्टिव है, कार्स। और डी में मेरा 145 बाइक है, क्या है, वो डिफेक्टिव है। तो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव व्हीकल्स कितना हो जाएगा भाई, टोटल डिफेक्टिव व्हीकल्स कितना हो जाएगा डी में, 10 प्लस 145, यानी कितना हो जाएगा, 155 विल बी द आंसर, ठीक है। तो 155 ए क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था, आपको डाटा को कैलकुलेट करना था फटाफट, और उसके बाद जो क्वेश्चन था कुछ ही सेकंड्स में बन जाएंगे, ठीक है। चलो मूव ऑन करते हैं और भी क्वेश्चंस को बनाते हैं। आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ, आरआरबी पीओ है, इसके लिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। चलो मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज आप कैसलेट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और बहुत बच्चे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कैसलेट क्वेश्चन में फंस जाते हैं, क्योंकि उनको ये लेंथी लगता है और वो डाटा को सही से कैलकुल एक जगह कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा सही अप्रोच क्या है कैसलेट को सॉल्व करने का फास्ट वे में। मैं जो अप्रोच यूज कर रहा हूँ उसको आप भी यूज करना है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इन्फॉर्मेशन को पढ़ के कैसे सॉल्व करते हैं, ये ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देयर आर 3 शॉप्स ABC, 3 शॉप्स है ABC, ठीक है। उसमें दो तरह का चार्जर बेचा जाता है, वायर्ड और वायरलेस चार्जर, ठीक है। द वायर्ड चार्जर सोल्ड बाई ए इज 10x, मतलब ए कितना वायर्ड चार्जर सेल कर रहा है भाई, 10x, ठीक है। इतना ये वायर्ड चार्जर सेल कर रहा है। और रेशियो दिया गया है, रेशियो ऑफ वायर्ड चार्जर टू वायरलेस चार्जर इन ए इज 10:9, मतलब ए जितना वायर्ड चार्जर बेच रहा है और वायरलेस चार्जर बेच रहा है, उसका रेशियो दिया गया है मुझे कितना, 10:9 है। तो क्वेश्चन में तो दिया गया है ना कि ए 10x वायर्ड सेल कर रहा है, यानी ये कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। तो ठीक है, तो यानी ए का पता चल गया मुझे, वायरलेस चार्जर कितना सेल करेगा, 9x, और वायर्ड चार्जर कितना सेल कर रहा है ए, ये कितना हो जाएगा, 10x, ठीक है। तो वायर्ड चार्जर को मान लेते हैं W1 और इसको वायरलेस को W2, ठीक है। इसको W1 और W2 लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में इजी रहे। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में भाई, टोटल नंबर ऑफ वायरलेस चार्जर इन ऑल द शॉप्स इज 146, मतलब ए बी सी तीनों शॉप में जो टोटल मेरा वायरलेस चार्जर है ये 146 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बी सोल्ड 12.5x वायरलेस चार्जर, ठीक है। तो देखो ए का कितना है, इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, ये 10x है, और बी ये कितना है, 9x है। अब कह रहा है बी कितना वायरलेस चार्जर सेल कर रहा है, 12.5x प्लस 10, ठीक है। और कह रहा है शॉप सी सोल्ड 10 वायरलेस चार्जर लेस देन दैट ऑफ बी, मतलब बी जितना सेल करता है वायरलेस चार्जर, सी उससे 10 कम करता है। तो इसमें 10 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12.5x हो जाएगा ना, ठीक है। तो देखो इतना इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और क्या दिया गया है मुझे, टोटल चार्जर सोल्ड बाय बी एंड सी इज 125 एंड 167 रेस्पेक्टिवली, मतलब बी टोटल कितना चार्जर सेल कर रहा है, 125, और सी कितना, टोटल 167। तो देखो x का वैल्यू तो निकल जाएगा ना, टोटल 146 है, यानी 9x प्लस 12.5x प्लस 10 प्लस 12.5x मेरा कितना दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ वायरलेस चार्जर क्वेश्चन में 146 दिया गया है ना। इस x का वैल्यू यहाँ से फटाफट निकालो, कितना हो जाएगा, 34x, और 10 को उधर भेज दो, कितना हो जाएगा, 136, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। x का वैल्यू 4 आ गया, तो इसको अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए बी सी में वायर्ड चार्जर मान लो W1 लिखते हैं और वायरलेस W2, तो W1 कितना है, 10x है, यानी 40 हो जाएगा, और ये 9x है, यानी 36 हो जाएगा, ठीक है। और बी में देखो 12.5x प्लस 10 है ना, तो इसको रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और टोटल मेरा 125 है, तो ये कितना हो जाएगा, 65। इसमें टोटल 167 है, इसको लिख लेते हैं। और इसमें कितना है, ये 10, इससे 10 कम है, यानी ये 50 दिया गया है, ये कितना हो जाएगा, 117। तो इस तरह से हम लोग डाटा को फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस पे जो 5 क्वेश्चन है उसको बनाते हैं, आप कुछ ही सेकेंड्स में क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, देखना, ठीक है।
तो गाइस डाटा कलेक्ट हो गया, अब क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ वायरलेस चार्जर सोल्ड बाय बी टू वायर्ड चार्जर सोल्ड बाय ए। मतलब बी जितना वायरलेस चार्जर सेल करता है, तो बी कितना वायरलेस चार्जर सेल कर रहा है, 60 कर रहा है, ठीक है, ये डिवाइडेड बाई वायर्ड चार्जर सोल्ड बाई ए 40 वायर्ड चार्ज सोल्ड कर रहा है, तो इसका रेशियो पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 3:2। 3:2 क्या हो जाएगा आंसर, तो क्या हो जाएगा बी विल बी द आंसर। चलो मूव ऑन करते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गाइस इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल चार्जर सोल्ड बाय ए एंड बी। तो ए कितना टोटल चार्जर सेल कर रहा है 76 है, और बी टोटल कितना सेल कर रहा है 125। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2449 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, बी विल बी द आंसर। और फिर क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ टोटल चार्जर सोल्ड बाय बी। बी कितना टोटल चार्ज सेल कर रहा है 125, ठीक है, इसका सम प्लस वायर्ड चार्जर सोल्ड बाय ए, तो ए इतना 40 कर रहा है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 165 विल बी द आंसर। बी क्या हो जाएगा आंसर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, शॉप डी सोल्ड 20% मोर चार्जर देन दैट ऑफ बी। मतलब एक नया शॉप डी है मेरा, ठीक है, कह रहा है ये 20% ज्यादा चार्जर सेल करता है जितना बी टोटल करता है। तो बी टोटल चार्जर कितना सेल कर रहा है 125। अब ये 125 का कितना है 20% ज्यादा, यानी 120/100 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 20, 6, 5, 25, यानी कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। मतलब डी टोटल कितना चार्जर सेल कर रहा है 150, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, एंड दैट रेशियो ऑफ वायर टू वायरलेस चार्जर इज 2:1, ठीक है। तो डी में जो है रेशियो ऑफ वायर्ड चार्जर और वायरलेस चार्जर का रेशियो क्या है 2:1 है, और टोटल कितना है 150 है। तो इसको अगर 2x मान लेंगे तो 2x प्लस एक्स 150 है, यानी x कितना हो जाएगा यहाँ से 50 हो जाएगा। एक्स को कितना हो जाएगा यहाँ से 50 हो जाएगा ना, यानी ये कितना है 100 हो जाएगा, और ये कितना है 50 हो जाएगा। मतलब डी जो है मेरा वायर्ड चार्जर कितना बेच रहा है 100, और वायरलेस चार्जर कितना बेच रहा है 50, तभी तो रेशियो क्या आ जाएगा 2:1 आएगा, ठीक है। कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वायर्ड चार्जर सोल्ड बाई डी। अब डी कितना वायर्ड चार्जर सेल कर रहा है 100 कर रहा है, 100 का चाहिए डिफरेंस किसके साथ, वायरलेस चार्जर सोल्ड बाई ए। तो वायरलेस चार्जर सोल्ड बाई ये 36 है, तो 100 माइनस 36 कितना, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 64 विल बी द आंसर। सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो इसके बचे हुए क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइस इसके लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, और ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ ईच वायर चार्जर इज ₹20। मतलब जितना भी वायर चार्जर है इसका कॉस्ट कितना है 20 रुपया है पर वायर चार्जर, ठीक है। एंड 10% प्रॉफिट अर्न बाई सेलिंग दैम, और उस पर सेल करने पे 10% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। आगे कह रहा है फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्न बाई ए एंड बी बाई सेलिंग वायर चार्जर। तो देखो शॉप ए है और शॉप बी है, तो ये कितना वायर चार्जर बेच रहा है भाई, ए 40 और बी कितना बेच रहा है 65, ठीक है। तो टोटल ये कितना बेचेगा, वायर चार्जर कितना बेच रहा है ये 105। अब एक वायर चार्जर का दाम कितना है 20 रुपया है, तो 105 का दाम कितना हो जाएगा 105 गुना 20, यानी कितना हो जाएगा ये 2100 रुपीज हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा। अब कह रहा है कि इस पे 10% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 2100 रुपया, ठीक है, क्योंकि इतना उसको खर्चा आता है वायर चार्जर में, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस जो है 2100 इंटू 10% का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट मेरा 10% है, यानी ये कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 110/100 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई, क्या, तो ये कितना हो जाएगा गाइस ₹2310, ठीक है। यानी सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो गया 2310 इतना रुपीज हो गया। तो अब कह रहा है कि प्रॉफिट कितना अर्न करेगा ए एंड बी, ए और बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ए और बी का जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना है 2310 है, और कॉस्ट प्राइस कितना है 2100 है, तो कितना हो जाएगा आंसर, प्रॉफिट हो जाएगा 210 रुपया, ठीक है। 210 विल बी द आंसर, ठीक है। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन था, और आपको मैंने बताया है बेस्ट अप्रोच क्या है कैसलेट क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कैसलेट क्वेश्चन को क्या कर देते हैं स्किप कर देते हैं। क्यों स्किप करते हैं, क्योंकि उनको लेंथी लगता है, पैराग्राफ पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करना लेंथी लगता है। लेकिन मैं जिस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ कैसलेट क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप इन्फो कलेक्ट करके, और जैसे मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ उसके बाद मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर रहा हूँ। इस अप्रोच के साथ अगर आप बनाओगे तो आप भी कैसलेट को फास्ट सॉल्व कर पाओगे इन द एग्जाम, ठीक है। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, अगर कैसलेट के 5 क्वेश्चन को आप 3 मिनट के अंदर बना लोगे तो आप जो है मतलब आपका सक्सेसफुल होने का चांसेस उतना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस अप्रोच को आप भी यूज करना कैसलेट बनाने के लिए, और आने वाले टाइम में और भी मैं
अच्छे लेवल, मॉडरेट लेवल के कैसलेट सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि कैसलेट क्वेश्चन में आपका कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, चलो आज और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपका जो है अप्रोच पता चले कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को आखिर कैसे अटेम्प्ट करें, जिससे फास्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ। तो गाइस अब अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। बहुत बच्चे इसमें बहुत टाइम लगाते हैं, तो मैं दिखाऊंगा अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स को फास्ट सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेट ए कंटेन्स 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, सेट ए है मेरा, उसमें क्या है मेरा 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल है। अब कितना है ये तो हमको नहीं पता है, तो मान लेते हैं 7x है। ठीक है, और क्या है 7x+1 है, और क्या है 7x+2 है। ठीक है, क्योंकि भाई हमको ये नहीं पता है कि वो मल्टीपल एक्चुअली है क्या, तो ये मान लेते हैं। अब सेट बी कह रहा है कंटेन्स 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, तो सेट बी में क्या है भाई 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर भी नहीं पता है, तो इसको मान लेते हैं। ऑड नंबर का क्या होता है फॉर्मेट, y है, y+2 है, ठीक है, y+4 है, y+6 है, और y+8 है। तो देखो यहाँ अगर एक का वैल्यू रखोगे तो 3 7 ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में भाई, तो गाइज आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट नंबर इन सेट ए, सेट ए में जो सबसे बड़ा नंबर है ये जो है, और इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर इन सेट बी, सेट बी में जो सबसे छोटा नंबर है इसके इक्वल है। मतलब क्या दिया गया मेरा 7x+2 किसके इक्वल है, y के इक्वल है। ठीक है, ये एक दिया गया है। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं क्या दिया गया है, इफ द एवरेज ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर इन सेट ए एंड सेट बी इज 28, मतलब सेट ए में जो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 7x है, ये है ना, और इसमें क्या है y है, इसका जो एवरेज है ये कितना है 28 के बराबर दिया गया है। तो मतलब क्या हो गया यहाँ से 7x+y कितना हो गया 56, तो 7x+y कितना हो गया भाई 56। तो एक इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, तो पहला हो गया ये, दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखो पहला इक्वेशन से क्या है मेरा, इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं हम, 7x+14 इजिकल टू कितना है y है, तो 7x क्या है यहाँ से, तो 7x यहाँ से क्या हो जाएगा y-14 हो जाएगा। अब इस 7x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम y-14 प्लस y कितना है मेरा 56 के बराबर है। इसीलिए यहाँ से 2y इजकल टू कितना हो जाएगा 70, यानी y का वैल्यू मेरा कितना आ गया 35। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो x+2 है इक्वेशन 1 से, कितना है 35/7 यानी 5 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 3। ठीक है, तो x और y का वैल्यू पता चल गया, तो x का वैल्यू 3 है, मतलब ये कितना हो जाएगा 21 28 और 35 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई y का वैल्यू 35 है, तो ये क्या हो जाएगा 35 37 39 41 और 43। ठीक है, तो अब मुझे सारा पता चल गया, अब क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर इन सेट ए, सेट ए में सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 28 है, एंड द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इन सेट बी, सेट बी में सेकेंड लार्जेस्ट नंबर क्या है 41 है, तो 41 माइनस 28 का डिफरेंस पूछ रहा है, तो 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 13C विल बी द आंसर। चलो मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखो इसमें क्या कह रहा है, ए स्पेंड 25% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन ग्रोसरी एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑन रेंट एंड द रिमेनिंग अमाउंट ही स्पेंड्स ऑन ईएमआई क्लोथ एंड सेविंग इन द रेशियो 1:3:6। ठीक है, तो देखो भाई एक ए है, वो अपना मंथली इनकम को डिफरेंट वे में स्पेंड करता है, तो ए का मंथली इनकम मान लेते हैं 100x है। ठीक है, अब इसका ये 25% जो है ये ग्रोसरी पे खर्च करता है, तो इसका 25% कितना हो गया 25x, तो इतना ये किस पे खर्च करता है ग्रोसरीज पे। ठीक है, और 20%, अब रिमेनिंग कितना हो गया, रिमेनिंग 75x हो गया इसका सैलरी। ठीक है, उसका जो है 20% ये रेंट पे खर्च करता है, इसका जो ये 20% है ये रेंट पे खर्च कर रहा है। ठीक है, यानी रेंट पे कितना खर्च कर रहा है 15x, इसके कितने पे खर्च कर रहा है रेंट पे कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, एंड द रिमेनिंग अमाउंट ही स्पेंड, रिमेनिंग अमाउंट अब कितना बच गया 75 में से 15 घटा देंगे, यानी 60x रिमेनिंग हो गया ना, ये रिमेनिंग है। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट ये है, इसको ये किस पे खर्च करता है भाई, इसको ये ईएमआई पे खर्च कर रहा है, क्लोथ्स पे खर्चा कर रहा है, और सेविंग्स भी कर रहा है थोड़ा, तो किस रेशियो में कर रहा है भाई 1:3:6। तो गाइज देखो इसको y मान लो, ये 3y मान लो, ये 6i मान लो, तो ये टोटल 10y मेरा किसके बराबर है 60x के बराबर है ना, तो यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा 6x। तो कहने का मतलब है ये ईएमआई पे 6x खर्च कर रहा है, क्लोज पे कितना खर्च कर रहा है 18x, और इस पे कितना कर रहा है सेविंग कितना कर रहा है 36x। ठीक है, तो ये पता चल गया। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि
इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंट ऑन रेंट एंड क्लॉथ इज 570 रुपया, रेंट पे कितना खर्च कर रहा है 15x, और क्लोथ पे कितना खर्च कर रहा है 18x, तो 18x माइनस 15x बोल रहा है ये 570 रुपया क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ से x का वैल्यू फटाफट निकाल लो, कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3x इजिकल टू 570 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 190, 190 हो जाएगा ना। तो यानी इसका मंथली सैलरी कितना है भाई, x का वैल्यू 190 आ गया तो 19,000 है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर, तो सी विल बी द आंसर। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखो इसमें क्या कह रहा है, शॉपकीपर मार्क द आर्टिकल 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एंड अलाउड ए 20% डिस्काउंट, ही अर्न ₹40 प्रॉफिट, इफ ही अलाउड ए 25% डिस्काउंट ऑन द आर्टिकल देन फाइंड द प्रॉफिट ही अर्न इन रुपीज। मतलब एक शॉपकीपर है, तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस जो है उस शॉपकीपर का 100x है, ठीक है, तो अब इसको ये कितना मार्कडअप कितना कर रहा है भाई, 50% मार्कडअप कर रहा है इसको, तो यानी इसका मार्कडअप प्राइस कितना हो जाएगा 150x हो जाएगा ना। अब इस पे ये डिस्काउंट कितना दे रहा है, अब इस पे डिस्काउंट ये 20% दे रहा है, मतलब जो लेवल प्राइस है उसको ये 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा वो निकालेंगे। तो डिस्काउंट कितना है 30x का ये डिस्काउंट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई, जितना मार्क प्राइस है और जितना माइनस डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा, ये मार्क प्राइस मेरा 150x है और डिस्काउंट 30x का दे रहा है, यानी 120x हो गया ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रॉफिट इसमें 40 रुपये का इसका हुआ, ठीक है, तो प्रॉफिट मेरा कितना दिया गया है, प्रॉफिट कितना है भाई 40 रुपीज का है, तो प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 120x माइनस 100x, यानी कितना हो गया 20x इक्वल टू कितना हो गया 40, इसीलिए x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 2। ठीक है, यानी क्या है मेरा कॉस्ट प्राइस 200 रुपया है और मार्क प्राइस कितना है 300 रुपया है और सेलिंग प्राइस कितना है 240 रुपया, एक्स का वैल्यू 2 सब्सिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अगर वो 25% डिस्काउंट देता तो कितना प्रॉफिट होता, तो अगर वो 25% डिस्काउंट देता, नया डिस्काउंट कितना है 25%, और डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है मार्क प्राइस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस मेरा कितना है भाई 300 रुपया है ना, तो 300 पे अगर ये 25% का डिस्काउंट देगा तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मान लो इस पे 25% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कितने का डिस्काउंट दे रहा है 75 रुपये का, ठीक है 75 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, तो नया सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई, न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा मेरा 300 जो मार्कडअप प्राइस है और जो नया डिस्काउंट है 75, तो कितना हो जाएगा 225 रुपया। तो अब क्या हो जाएगा प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जब नया डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस भी नया हो जाएगा और प्रॉफिट क्या हो जाएगा न्यू सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस तो पहले वाला ही रहेगा ना जो 200 रुपया है, तो प्रॉफिट नया कितना हो जाएगा 25 रुपये का। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर, तो 25C विल बी द आंसर। चलो मूव ऑन करते हैं और भी मजेदार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखो इसमें क्या कह रहा है, 7 ईयर एगो द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए टू बी ईयर्स एगो। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखो इसमें क्या कह रहा है, 7 ईयर्स एगो द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए टू बी वाज 5:3। तो देखो ए और बी है, इसका मान लेते हैं प्रेजेंट एज जो है ये x ईयर है, इसका y है, ठीक है। अब कह रहा है कि 7 साल पहले, 7 साल पहले इसका एज कितना है और 7 साल पहले बी का जो एज है इसका रेशियो कितना दिया गया है मुझे 5:3, ठीक है, एक ये दिया गया है। अब दूसरा क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए 4 ईयर हैंस, मतलब 4 साल बाद ए का एज कितना हो जाएगा भाई x+4 हो जाएगा उसका रेशियो, और बी का एज 3 साल बाद, बी का एज 3 साल बाद कितना हो जाएगा y+3 हो जाएगा, तो x+4 और y+3 का रेशियो कितना दिया गया है 36/25। तो मुझे क्या खोजना है भाई, मुझे खोजना है प्रेजेंट एज ऑफ बी का y खोजना है क्या होगा, ठीक है। तो इससे एक दोनों इक्वेशन बना लेते हैं, 3x माइनस 21 कितना हो जाएगा 5y माइनस 35 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ से 5y माइनस 3x कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा ना। एक इक्वेशन ये बन गया, अब इससे एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो भाई इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 25x प्लस 100 इजकल टू कितना हो जाएगा ये 36y प्लस 108 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ से मेरा 25x माइनस 36y को कितना लिख सकते हैं भाई 108 माइनस 100 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गया। तो भाई देखो दो इक्वेशन मेरा बन गया, इसको भी लिख लेते हैं, और मुझे क्या निकालना है y का वैल्यू निकालना है, मतलब x को एलिमिनेट करना है। तो x को कैसे एलिमिनेट करेंगे भाई, इसमें अगर 25 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन को फिर, तो उससे x एलिमिनेट हो जाएगा मेरा। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा 75x माइनस 108y इजिकल टू 24, ठीक है, और इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 125y माइनस 75x इजिकल टू
350 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे तो एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 17y इजकल टू 374 हो जाएगा। इसीलिए y का वैल्यू कितना हो गया, 17 दूना 34 और 22। y ही तो पूछ रहा था ना, b का एज कितना है, y है, तो ये कितना आ गया 22 ईयर्स, तो क्या हो जाएगा मेरा, a विल बी द आंसर। चलो मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखो इसमें क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 12 बॉयज एंड एक्स गर्ल इज 15 केजी एंड 10 केजी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ द एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 12.4 केजी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखो 12 लड़के हैं, तो 12 लड़के का कितना है भाई एवरेज एज, जो 12 मेरे लड़के हैं 12 बॉयज है उसका एवरेज एज कितना है, एवरेज वेट कितना है भाई, 15 केजी है, ठीक है। तो मतलब 12 जो बॉयज है उसका टोटल वेट तो यहाँ से पता चल जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 180 केजी हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। चलो ये पता चल गया मुझे। अब कह रहा है कि गर्ल्स जो है, गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स मुझे पता नहीं है, बस बोला गया है एक्स गर्ल्स है, यानी टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना एक्स है, उसका वेट कितना है भाई, एवरेज वेट 10 केजी है। मतलब जो एक्स गर्ल्स है उसका टोटल वेट कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से जो एक्स गर्ल्स है उसका टोटल वेट कितना हो जाएगा, 10x केजी हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लेंगे। अब क्या कह रहा है कि इफ द एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल कंबाइन इज 12.4 केजी है, ठीक है। दोनों का एवरेज वेट है, मतलब जितना मेरा एक्स जो गर्ल है और 12 जो बॉय है मेरा ये, ठीक है, एक्स गर्ल और 12 बॉय है, इसका जो टोटल एवरेज वेट है ये कितना दिया गया है मुझे, 12.4 केजी है। तो भाई कितना हो जाएगा, देखो टोटल बॉयज का वेट है 180 केजी और टोटल गर्ल्स का वेट कितना है 10x केजी है, और टोटल बॉय प्लस गर्ल कितना है x प्लस 12 है, ये कितना दिया गया मेरा 12.4। तो यहाँ से फटाफट x का वैल्यू निकाल लो, क्या लिख सकते हैं इसको, 180 प्लस 10x इज इक्वल टू 12.4x प्लस 12 इंटू 12.4 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, ये इसको 2.4x है, ये कितना हो जाएगा 2.4x 180 माइनस 12 इंटू 12.4, 12 इंटू 12.4 कितना हो जाएगा 124, ठीक है। 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 का 2, 4 का 4, 2 का 2, 1 8, ठीक है 4, यानी 148.8 हो जाएगा। अब 180 में से इसको माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक 31.2, इसीलिए मेरा 2.4x कितना हो जाएगा 31.2। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 312 बटा 24, यानी कितना होगा 24 का 24 13, यानी x का वैल्यू मेरा कितना आ गया 13, ठीक है। तो यही x का वैल्यू ही पूछ रहा था ना, यहाँ क्या कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 विल बी द आंसर। चलो मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस अब आते हैं टाइम एंड वर्क का बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, एक्स मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डे, ठीक है। तो एक्स मैन है किसी भी काम को 15 दिन में खत्म करता है, ठीक है, 15 डेज में। और 3x/4 वोमेन जो है उसी काम को कितने दिन में कर रही है भाई, उसी काम को कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, 12 डेज में काम को कंप्लीट कर रही है। अब कह रही है 5 मैन और 6 वोमेन, अगर 5 आदमी और 6 वोमेन मिल जाए तो दोनों उस काम को कितने दिन में कर लेगा, 12 डेज में, ठीक है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द टाइम टेकन बाय 8 मैन टू कंप्लीट द वर्क, मतलब 8 मैन अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा ये पूछ रहा है। तो देखो मैंने आपको वर्क इक्विवेलेंस फॉर्मूला बताया तो उसका यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे कि मैन का जो एफिशिएंसी है वो मान लेते हैं m यूनिट्स पर डे है, ठीक है। मतलब एक दिन में m यूनिट काम खत्म करता है, ये इसका क्या है एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी के आपका कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता चुका हूँ टाइम एंड वर्क में, जिसको भी कंफ्यूजन है वो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट वाला फुल वीडियो देख लेना, ठीक है। वोमेन का एफिशिएंसी मान लेते हैं W यूनिट्स पर डे, मतलब वोमेन कितना एक दिन में W यूनिट्स काम करती है। तो एफिशिएंसी ये इतना है, एफिशिएंसी क्या होता है बेसिकली, कितना यूनिट काम करता है पर यूनिट टाइम, उसी को क्या बोलते हैं एफिशिएंसी, उसके काम करने की क्षमता। तो देखो अब क्या है, एक्स मैन किसको काम को 15 दिन में कर रहा है और 3x/4 वोमेन 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके कहने का क्या मतलब है, एक्स मैन है इंटू 15 डेज और उसका एफिशिएंसी कितना है एक्स मैन का m यूनिट, ये किसके इक्वल हो जाएगा 3x/4 इंटू 12 डेज इंटू वोमेन का एफिशिएंसी क्या है W है, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक्स एक्स कट गया ना, और ये 5 से चला जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा, ये 3 से चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पे मेरा मैन और वोमेन का एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा भाई, 3:5 हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं ये ए है, ये ए है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, मैन कितना काम करता है
एक दिन में 3 यूनिट, और वोमेन कितना काम कर रही है एक दिन में भाई 5 यूनिट, तो उसका एफिशिएंसी ये हो गया। इतना आपको क्लियर है? ठीक है। और ये कैसे इक्वल हुआ ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, वर्क इक्विवेलेंस फॉर्मूला। ठीक है, वर्क इक्विवेलेंस फॉर्मूला क्या होता है? मैन इंटू डेज इंटू आवर बाई टोटल वर्क जो होता है ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे आवर नहीं दिया गया तो, और वर्क सेम है तो एम इंटू डी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। यानी टोटल मैन कितने दिन में काम करता है या टोटल वोमेन कितने दिन में काम करती है, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा क्योंकि वर्क सेम है, तो उसी को मैंने इक्वल किया है यहाँ पे। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत रखना है ये। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? अब हमको चाहिए कि 8 मैन कितने दिन में काम करेगा, तो सबसे पहले काम है कितना, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालेंगे, आखिर है कितना यूनिट ये, तभी तो 8 मैन का हम डाटा निकाल लेंगे ना, कितने दिन में काम करेगा। तो देखो टोटल वर्क कैसे पता चलेगा भाई? टोटल वर्क देखो यहाँ पे इससे पता चलेगा। देखो 5 मैन और 6 वोमेन 12 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो 5 मैन का एफिशिएंसी क्या है? 5 मैन का एफिशिएंसी क्या है? एक मैन का एफिशिएंसी 3 यूनिट है, तो 5 का 5 इंटू 3 हो जाएगा। और 6 वोमेन का कितना एफिशिएंसी है भाई? देखो 5 पे है ना, एक वोमेन 5 यूनिट काम कर रही है, इतना इंटू कितना है भाई? टोटल 12 दिन लेता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल वर्क। तो ये कितना हो जाएगा? 15, 30, कितना हो जाएगा? 45, 12 × 5 = 0, यानी 540 ये हो जाएगा। तो ये है भाई टोटल वर्क, इतना जो है ये मेरा क्या है? टोटल वर्क, इतना ही काम है, टोटल वर्क है ये। ठीक है, अब कह रहा है कि 8 आदमी, 8 आदमी कितने दिन में ये काम करेगा, तो कितना दिन लेगा भाई 8 आदमी? टोटल वर्क है मेरा 540 है। ठीक है, और टोटल कितना? 8 आदमी, एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है भाई? एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है? 3 है ना। ठीक है, तो ये कितना टाइम लेगा? 540/24 हो जाएगा, इसको करेंगे 270, 12 हो जाएगा, 135, 6 हो जाएगा, यानी कितना हो गया ये? 6 × 2 = 12, 6 22.5 डेज होगा। ठीक है, मतलब 8 आदमी कितने दिन में काम को कर लेगा? 22.5 डेज में। सी विल बी द आंसर। तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था, इसमें वर्क इक्विवेलेंस फॉर्मूला का यूज था। ठीक है, और एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट से बनाया कि कितना यूनिट पर डे काम करता है उसको मान लेंगे। उसके बाद हमारा क्या है? टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकल जाएगा तो नंबर ऑफ डेज तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस अब आते हैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। एक कह रहा है ए मैन इन्वेस्टेड रुपीज इन कंपाउंड इंटरेस्ट एट 20% पर एनम। ठीक है, एक मैन है x रुपीज को इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये प्रिंसिपल है, 20% पर एनम पे इन्वेस्ट कर रहा है फॉर 2 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट इस पे कितना हो जाएगा भाई, वो निकाल लेंगे। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होगा? अमाउंट कितना हो जाएगा, जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा भाई? प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट/100 का पावर एन, एन कितना है? 2 है, यही अमाउंट होता है ना। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा? देखो ये 5 है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 36, 36x/25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट जो है क्या होता है? जितना अमाउंट था और माइनस जितना प्रिंसिपल था। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? जितना अमाउंट है 36x/25 और इनिशियल प्रिंसिपल कितना था? x है, तो ये कितना हो जाएगा? 11x/25 हो जाएगा ना। तो ये हो गया एक कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग को निकल गया। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एंड ही इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट, मतलब रुपीज एक्स को ये इन्वेस्ट कर रहा है इन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स एट 21% पर एनम। ठीक है, तो देखो एक्स अमाउंट को ही ये कितने परसेंट पर एनम पे? 21% पर एनम पे। ठीक है, 3 साल के लिए ये इन्वेस्ट कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे। तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला क्या लगा देंगे? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 63x/100 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इसका जो डिफरेंस है दोनों इंटरेस्ट का वो 1900 है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है? 1900 है। यानी क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू। सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 63x/100 था ना, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है भाई? 11x/25। तो इसमें दोनों में 4 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसको लिख सकते हैं ना 44x/100। हम लोग बेस सेम करने के लिए ये लिख रहे हैं। ठीक है, देखो नीचे दोनों का बेस 100 हो जाएगा, तो ये कितना दिया गया? 1900, 1900 दिया गया है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 19x/100 इज इक्वल टू 1900 लिख सकते हैं ना। यानी ये कितना हो गया? 19 से चला गया 100, इसीलिए x का वैल्यू मेरा कितना आ गया? 10,000। 10,000 आ गया ना। तो यही पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है? x का वैल्यू पूछ रहा है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10,000। तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था, जल्दी बनाना आप इस तरीके से। चलो मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी इज 30% ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ए। दो रेक्टेंगल है मेरा, ठीक है। एक रेक्टेंगल ए है, ये एक रेक्टेंगल है, और एक दूसरा रेक्टेंगल है, ठीक है। ये है बी। तो रेक्टेंगल ए है, ये रेक्टेंगल बी है, ठीक है। कह रहा है द ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ए इज 16 एंड 24। मतलब ए का जो है ब्रेथ कितना है भाई, ब्रेथ है इसका 16, ब्रेथ है कितना 16 है इसका, ठीक है। और लेंथ कितना है 24 सेंटीमीटर, ये दिया गया है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी इज 1/3 ऑफ द रेक्टेंगल है, यानी इसका जो लेंथ बी है ये कितना दिया गया है, 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, यानी 1/3 ऑफ 24, यानी 8 दिया गया है, ये मेरा 8 दिया गया है, ठीक है। देन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी। तो रेक्टेंगल बी का एरिया खोजना है, तो इसका क्या एरिया हो जाएगा, एल बी इंटू इसका जो विथ होगा, ठीक है, विथ जितना होगा। तो मुझे ये खोजना है क्या होगा। तो देखो पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल बी का, ये कितना है 30% ऑफ जितना ए का पेरीमीटर है, ठीक है। तो ए का पेरीमीटर तो पता चल जाएगा ना, ए का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, 24 + 16, यही होता है ना फॉर्मूला। ये कितना हो जाएगा 80, यानी इसका कितना हो जाएगा 3/10 गुना 80 कितना हो जाएगा 24, यानी इसका जो पेरीमीटर है बी, ये कितना है टोटल 24 हो जाएगा। इसका क्या होता है पेरीमीटर, लेंथ प्लस इसका जो चौड़ाई है विथ, ये कितना हो जाएगा 24, इसीलिए इसका विथ कितना निकल जाएगा यहाँ से 4, यानी ये पता चल गया मुझे 4 है। तो इसका क्या है पूछ रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी। तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा ना 8 × 4, 8 × 4 हो जाएगा ना, यानी इसका एरिया कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी डी विल बी द आंसर, ठीक है। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन भी है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखो इसमें पहला इक्वेशन क्या है मेरा, x² - 15x + 50 = 0 है, ठीक है। 50 = 0 है, ठीक है। तो इसका कौन सा दो वैल्यू हो जाएगा, जो 15 देगा, तो 5 और 10 हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 5 और 10 हो गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या है मेरा, y² - 12y + 35 = 0। तो इसका कौन सा ऐसा दो फैक्टर है जो 12 दे देगा, तो 5 और 7 है, ठीक है, तो y हो गया। अब देखो x का वैल्यू अगर 5 है और y का वैल्यू 7 है, तो क्या हो गया मेरा, x <y है। लेकिन अगर x का वैल्यू 10 है, ठीक है, और y का वैल्यू 5 है, तो क्या होगा मेरा, x <y है। तो देखो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, मतलब नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मूव ऑन करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या है, पहला इक्वेशन है x² - 14x + 49 = 0। तो बहुत सिंपल है, x का कौन सा ऐसा वैल्यू जो 14 दे देगा, 7 और 7 है ना, यानी x का वैल्यू एक ही आ जाएगा। और दूसरा इक्वेशन क्या है मेरा, y² - 10y + 21 = 0। इसमें कौन सा है जो 10 दे देगा, तो 3 और 7 है, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और 7। तो क्लियरली क्या है मेरा, x > y है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, b विल बी द आंसर। तो गाइज ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ, और ज़्यादा टाइम नहीं लो, आप इसको फास्ट सॉल्व करना। मुझे इसका आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में क्या होगा, ठीक है। मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को 20 सेकेंड के अंदर टाइमर लगा के सॉल्व करो, ठीक है। तो गाइज होपफुली आज आपको मजा आया होगा। आज मैंने आपको डिफरेंट डीआईज कराया, ठीक है, कैसलेट का प्रैक्टिस कराया, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम का प्रैक्टिस कराया। तो बेसिकली आपका क्वांट का जो फुल पेपर आता है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, उसका मैंने आज आपको प्रैक्टिस कराया है। तो देखो अप्रोच बताया आपको कि किस अप्रोच से आप एसबीआई पीओ 2026 के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो एसबीआई पीओ 2026 के प्रीलिम्स में जो है क्वांट को आप इस तरीके से अटेम्प्ट करना जैसे मैंने आज किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर पाओगे और एक्यूरेसी भी आपकी मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो जिस वे में मैंने बताया है उस वे में आप सॉल्व करना, और मॉक्स में जो अटेम्प्ट करोगे इसी तरीके से क्वांट के पेपर को अटेम्प्ट करना, तो आप जो है 20+ क्वेश्चन तो इजीली बना लोगे आउट ऑफ 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइज होपफुली बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मुझे क्वांट में पता नहीं चल रहा है, मेरा टाइम बहुत स्लो जाता है, क्वेश्चन में फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है, सही तरीका है क्वांट के पेपर को अटेम्प्ट करने का, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, जिससे कि आप 20+ क्वेश्चन मिनिमम तो इतने अटेम्प्ट ले ही पाओगे, ठीक है। तो गाइज होपफुली आज के बाद जब भी आप मॉक्स दोगे तो इस अप्रोच को यूज करना, और मॉक्स में देखना आपके मार्क्स जरूर इंप्रूव होंगे। तो आने वाले टाइम में इस तरह की और भी वीडियोज आती रहेगी गाइज। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।